अपने हुनरमंद हाथों से खूबसूरत खिलौने बनाती उंगती माली रणथंभौर टाइगर रिजर्व के पास रहती है। जो हाथ खिलौने बना रहे हैं वे कभी शिकार करने के काम में लगे थे। दरअसल मूंगती मोगिया जनजाति से वास्ता रखती है जो इलाके में कभी शिकार के लिए जानी जाती थी। इस इलाके में एक सामाजिक संस्था के प्रयास से इन्हें रोजगार मिला और ये हाथ शिकार छोड़कर खिलौने बनाने लगे। मेरा नाम उगंती है। मैं दुख पर काम करती हूँ। टाइगर, एलिफेंट ये सब खिलौना बनाती हूँ। हमको बहुत अच्छा लगता है और बिकता है तो हमको भी और भी खुशी होती है और हमको पैसे मिलता है तो हम घर परिवार को चलाता, छोर इनको पढ़ाता लिखाता, कॉलेज भेजता। भारत के कई वन क्षेत्रों में शिकार करना ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों की आय का मुख्य स्रोत रहा है। इसकी बड़ी वजह थी उनके पास रोजगार के अवसर नहीं थे। यही हाल राजस्थान के रणथंभौर और मध्य प्रदेश के पन्ना के जंगल वाले इलाकों में भी रहा है। अगर आप रणथंभौर के रिसेंट इतिहास को देखेंगे तो 2005 में रणथंभौर में बहुत शिकार हो रहा था और इसमें एक ही समाज का बहुत महत्वपूर्ण रोल था जो मोगिया जाति है यहाँ की। उन सबको हमने जब अरेस्ट हुए तो उन्होंने कहा कि यही हमने सीखा है बचपन से, हमारे दादा परदादा सब यही काम करते थे। तो इट्स बेसिकली कि अगर उनका पुश्तैनी काम था वो, तो उनसे उसको छीन लेना और फिर कहना कि आप इसे नहीं कर सकते, तो उसके बदले में आपको उनको कोई ऑल्टरनेटिव्स भी प्रोवाइड करने चाहिए। तो धोंक का जन्म इसीलिए हुआ। 8 या 9 महिलाओं के साथ हमने स्टार्टिंग में काम शुरू किया। उन्हें हमने प्रोत्साहित किया रोज आकर के प्रशिक्षण लें। तो हमारा जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तब से और आज तक के हमारा मेन कोर ग्रुप जो है वो महिलाओं का ही है और कुछ हमारे पास में इस प्रशिक्षण के लिए यंग गर्ल्स का भी एक पूरा ग्रुप बना हुआ है। ढोंग के साथ साथ देश भर में ऐसी कई पहलें हैं जो शिकारी समुदायों के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में वाइल्ड पाइन्स एक ऐसी ही संस्था है। जब मेरे हस्बैंड ओवरसीज जॉब के लिए चले गए, मेरा बेबी हुआ, उसके 1.5 years के बाद मैंने पारधी लड़कियों को ट्रेन करना स्टार्ट किया पन्ना में। एंड फिर मेरा वहाँ से ये वाइल्ड पाइन्स वाला जो प्रॉपर पन्ना में रह के लड़कियों को ट्रेन करना, सुवीनियर्स बनवाना, ये सब मेरा 2022 से स्टार्ट हुआ। इट्स बीन लाइक 3 years नाउ। यहाँ पे आके पन्ना में आके जो इंट्रोडक्शन हुआ पारधी कम्युनिटी से, वो मेरे नोन फ्रेंड्स हैं उनके थ्रू हुआ और उन्होंने सजेस्ट किया कि आप पारधी कम्युनिटी के साथ काम करिए, बिकॉज़ उनको वो एक्सपोजर नहीं मिलता है और आप सिखा सकते हैं उनको, तो ये वेल एंड गुड होगा उनके लिए भी। और मुझे भी लगा कि मुझे एनीवेज काम रिज्यूम करना था, अपना वर्क रिज्यूम करना था वाइल्ड पाइन्स का। तो मैंने सोचा इससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता अगर मैं अपने होम टाउन की लड़कियों को ट्रेन करूं और उनको ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई ऐसा स्किल सिखाऊं जिससे वो खुद उस चीज़ को आगे लेके जाएं और वो सेल्फ सस्टेनेबल बने काम के लिए भी, एंड उनका फॉरेस्ट पे जो डिपेंडेंसी है वो भी कम हो। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को सख्ती से लागू करने के बाद कई जंगल के आसपास रहने वाले समुदायों की आजीविका छिन गई। शिकार से मिलने वाली आय खत्म हो गई, लेकिन सरकार की ओर से कोई वैकल्पिक सहायता नहीं मिली। हालात तब बदले जब जमीनी स्तर की पहलों ने विकल्प देना शुरू किया। महिलाओं को सशक्त बनाकर उन्हें घर की कमाने वाली मुख्य सदस्य बना दिया और देखभाल करने वाली भूमिका भी बदल दी।
हमारा जो पूरा प्रोग्राम है इसमें बेसिकली ना इट्स नॉट जस्ट कि ये फेयर ट्रेड है, इन्हें राइट वेजेस मिलते हैं, काम करके ये अपने घर चला सकते हैं, रोजगार मिल रहा है, लेकिन इसके अलावा इनके लिए हम जैसे पेंशन फंड्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, पीएफ है, इनके लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, मेडिक्लेम पॉलिसी हैं। जो हमारी सिंगल मदर्स हमारे पास काम कर रही हैं, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनके हस्बैंड्स नहीं हैं, तो उनके बच्चियों की पढ़ाई का जो देखभाल है वो हम कर रहे हैं। अभी उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो मैंने हमेशा पूरी की है। एंड जो सैलरी मिलती है लाइक रेदा, उसका हस्बैंड अगर उसको सपोर्ट भी नहीं करता है तो भी वो अपने बच्चों के लिए कर पाती है बिकॉज ऑफ द सैलरी थिंग। अदरवाइज वो उसके लिए डिफिकल्ट होता अगर वो यहाँ पे काम नहीं कर रही होती और उसका हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहा होता है, क्योंकि इन लोगों के आपस में भी काफ़ी डिस्प्यूट्स चलते हैं। रेदा अभी अपने पेरेंट्स के यहाँ रह रही है, अपने लॉस के पास नहीं रह रही है और सारे बच्चों का ध्यान इस सैलरी से ही कर रही है वो। इस कोशिश ने शिकार करने वाले समुदायों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया है, साथ ही फैशन इंडस्ट्री से भी सस्टेनेबिलिटी यानी टिकाऊपन को बढ़ावा दिया है। डे 1 से हम सस्टेनेबिलिटी को लेके बहुत कॉन्शियस थे, कोई चीज़ वेस्ट नहीं हो, प्रोसेसेस जो हैं वो इतने अच्छे हों कि एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं मतलब एनवायरनमेंट को कहीं कोई डैमेज नहीं हो, और साथ के साथ में जो भी कपड़ा बचता है उसको भी हम ऐसे यूज़ करें कि कोई लैंडफिल या किसी तरह के वेस्टेज में नहीं जाए। तो सस्टेनेबिलिटी इज़ एक तरह से एक बड़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम चीज़ होती है, जहाँ पर प्रोसेस, वेंडर सिलेक्शन, जिसके साथ आप काम कर रहे हो उसकी ट्रेनिंग, जो तरह के मटेरियल्स आप यूज़ कर रहे हो उसका लॉन्ग टर्म क्या होगा पर्यावरण के लिए, ये सारी चीज़ें प्ले करती हैं रोल। और ये रोज़ के रोज़ इसका डेफिनेशन चेंज भी होता है। हम रोज़ कुछ नई चीज़ सीखते हैं, रोज़ हमें लगता है कि इसको हम कैसे और बेटर करें। तो हमारा प्रोजेक्ट बड़ा इवॉल्विंग और बड़ा ऑर्गेनिकली ग्रो करने वाला टाइप का प्रोजेक्ट है, जिसका एक तरह से जो दिल है, हार्ट है, वो सस्टेनेबिलिटी ही है।